हेलो बच्चों, मैं हेमंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्षम सक्सेस एकेडमी में। देखिएगा, पर्टिकुलर आज हमारा ये टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पढ़ने से पहले अगर आप सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड के बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ आप पिछला वाला वीडियो देखें और उसको समझने का काम करें, उसके बाद आप सॉल्युबिलिटी को पढ़ें। तो देखिएगा, सॉल्युबिलिटी को समझते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है हमारे क्लास 12 में। असलियत में अगर बोला जाए तो सोल्यूशन स्टार्ट ही इसी टॉपिक से होता है। नहीं, देखिएगा, सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर क्या होती है, अगर हम लोग नाम से पढ़ें तो समझ सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। जैसे देखिएगा, मैं अगर इसको इंग्लिश में एबिलिटी टू सॉल्युबल लिख दूं, घोलने की क्षमता या घुलने की क्षमता, एबिलिटी टू सॉल्युबल अर्थात घुलने की क्षमता। जैसे देखिएगा, हर एक सब्सटेंस का किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर अलग अलग सब्सटेंस का जो घुलने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। जैसे चीनी है, नमक है, हो सकता है जितना ज़्यादा नमक घुल जाए उतना ज़्यादा चीनी न घुले, नहीं, या फिर किसी और दूसरे प्रकार का सब्सटेंस जो ज़्यादा घुल जाए या कम घुले। तो इस पर्टिकुलर, इसका मतलब है एबिलिटी टू सॉल्युबल अर्थात घुलने की क्षमता या घुलने की क्षमता, क्योंकि सॉल्वेंट तो एक ही है ना। घुलने की क्षमता के बारे में बात नहीं करें, घुलने की क्षमता के बारे में बात करें। जो ज़्यादा घुल जाए वो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा और जो कम घुले उसकी सॉल्युबिलिटी कम। अर्थात यह टॉपिक हमें अलग अलग प्रकार के सल्यूट की क्षमता के बारे में बताता है कि वो अगर वाटर के अंदर, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट वाटर के अंदर जा रहा है तो कौन कितना ज़्यादा घुलेगा, जो ज़्यादा घुलेगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। जैसे देखिएगा, बिल्कुल जैसे अगर हमने मान लिया कि यहाँ पर हम लोगों ने एक दो कंटेनर लिए, एक कंटेनर ये लिया, दूसरा कंटेनर ये लिया, तीसरा कंटेनर ये ले लिया, और सभी कंटेनर के अंदर हम लोग पर्टिकुलर वाटर ले लेते हैं। वाटर ले लिया, इसके अंदर भी हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। और इसके अंदर मान लेते हैं हम एक्स प्रकार का कोई सल्यूट मिलाते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने वाई प्रकार का किसी प्रकार का सल्यूट मिला दिया, और इसके अंदर हम लोगों ने जेड प्रकार का सल्यूट मिला दिया। तो सबके इसके अंदर पर्टिकुलर वाटर है अर्थात सॉल्वेंट सेम है, लेकिन जो सल्यूट है आपका वो क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब इस सल्यूट का इस सॉल्वेंट के अंदर घुलने की जो प्रॉपर्टी होगी या घुलने की जो क्षमता होगी वो अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। इसका मतलब किसी की ज़्यादा होगी और किसी की कम होगी। अर्थात अगर हम लोग सपोज दैट मान लें कि इसका 32 ग्राम इसके अंदर घुल जाता है, इसको अगर हम लोग मान लें कि भाई इसका जो है 60 ग्राम घुल जाता है, इसका पता चला है कि इसका 70 ग्राम घुल जाता है, इसका मतलब इस जेड सल्यूट की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज़्यादा है। और सबसे कम किसकी है इसके अंदर, तीनों में से एक्स की क्या है इसके अंदर, कम है। अर्थात सॉल्युबिलिटी शब्द का क्या मतलब होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिएगा, लेकिन ये तो बिहेवियरल बात हो गई ना कि कौन ज़्यादा घुल जाए, कौन कम घुले, ये वाली बात। इसी तरीके से अगर मैं एक बात बोलूँ कि जैसे पर्टिकुलर दो लोग हैं, आपका भाई आप हैं और आपका भाई, आप किसी भी पर्टिकुलर मैरिज में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, तो हो सकता है कि एक बंदा जो आपका भाई है वो ज़्यादा घुल जाए, आप कम घुले किसी से। अर्थात वही चीज़ बारे में यहाँ पर भी वो बात बोली जा रही है। देखिएगा, लेकिन जब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्युबिलिटी की एक्चुअल डिफिनीशन को पकड़ते हैं तो कहता है अगर तुम सॉल्युबिलिटी को चेक ही करने के लिए जा रहे हो कि कौन ज़्यादा घुल रहा है और कौन कम घुल रहा है, तो कुछ बातों का ध्यान रख के हमें देखना पड़ता है। जैसे ये इसमें कौन ज़्यादा है कौन कम है हमने देख तो लिया, लेकिन कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा कि भाई सॉल्वेंट किस में ज़्यादा है, किसी में कम नज़र आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोलता है पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी, अगर हम लोग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो ये कहा जाता है कि पर्टिकुलर आप एक काम करें, एक बीकर के अंदर सॉल्वेंट लें, और दूसरी सिचुएशन ये होनी चाहिए कि आपका सॉल्वेंट फिक्स होना चाहिए। सॉल्वेंट आपका फिक्स होना चाहिए। अगर हमारा सॉल्वेंट फिक्स है, ये हमने क्या मान लिया, वाटर, ये हमारा वाटर है जो कि सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसको हम लोगों ने फिक्स माना। फिक्स में भी कितना मान लिया, मान लेते हैं कि 100 ग्राम मान लेते हैं, या फिर आप 1 लीटर मान लीजिए, तो हमने मान लिया 100 ग्राम सॉल्वेंट है। दूसरा जो फिक्स वाली बात होती है, पहला फिक्स वाली बात है। दूसरा जो फिक्स वाली बात होती है वो होती है हमारी पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, एक ही टेम्परेचर पर काम होना चाहिए। अर्थात रूम टेम्परेचर पर बात करें तो रूम टेम्परेचर पर ही सॉल्युबिलिटी की बात करिए, नहीं, इस तरीके से। तीसरा सिचुएशन ये है कि तब तक मिलाएंगे जब तक क्या ना बन जाए, सेचुरेटेड सोल्यूशन न बन जाए। अर्थात हमें उसे सेचुरेटेड सोल्यूशन तक बनाने तक मिलाना है, सॉल्यूट मिलाना है, सेचुरेटेड सोल्यूशन। ये तीनों कंडीशन अर्थात 100 ग्राम वाटर के अंदर एक फिक्स टेम्परेचर पर सेचुरेटेड सोल्यूशन के बनाने तक जितने अमाउंट में आप बाहर से इसको सॉल्यूट मिलाएंगे वही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। अगर हमने मान लिया कि ये हमारा जेड वाला है, जेड सॉल्यूट आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं,
जेड सॉल्यूट इसके अंदर मिला रहे। इन तीनों सिचुएशन को क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे। 100 ग्राम टेम्परेचर भी फिक्स रखेंगे। सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने तक जितना अमाउंट इसका, जितना मैक्सिमम अमाउंट इसका इसमें घुलेगा वही इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अगर हमने मान लिया कि 70 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी है, किसी ने बोला 70 ग्राम सॉल्युबिलिटी है, इसका मतलब 70 ग्राम ऑफ जेड सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जेड का 70 ग्राम क्या करता है, घुलता है। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 70 है। अब इसी तरह से आपको एक जनरल भाषा में बोल दिया जाए कि भाई वाई का 60 सॉल्युबिलिटी है, जेड का 70 है, एक्स का 32 है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई जो सॉल्वेंट है वो तो फिक्स है, नहीं टेम्परेचर भी फिक्स होगा। सेचुरेटेड सोल्यूशन बनने के स्टेज तक ये बात कही जा रही है, तो कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, कौन कम सॉल्युबल है, इससे हम लोग क्या कर लेंगे करने का, अर्थात हम सवाल नहीं उठाएंगे ना कि किसी में टेम्परेचर तो इधर रहा होगा, किसी में सॉल्वेंट की वैल्यू इधर उधर रही होगी, लेकिन ये सारी बातें फिक्स, अर्थात ये तीनों ही सिचुएशन इसके अंदर फिक्स करके हम लोग इसकी सॉल्युबिलिटी को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं डिफिनीशन पढ़ता हूँ। डिफिनीशन में एक ही बात लिखी जाएगी, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सेचुरेटेड सोल्यूशन। सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने तक जितने अमाउंट में बाहर से आप सोल्यूट को मिलाते हैं वही आपका पर्टिकुलर उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे देखिएगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व, जो आप डिजॉल्व कर सकते हैं इन अ गिवन या फिर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर टू फॉर्म ए सेचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो तीन कंडीशन है, गिवन या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, गिवन टेम्परेचर, सेचुरेटेड सोल्यूशन बनने की स्टेज तक। इन तीनों स्टेज पर तीनों को फिक्स रखने के बाद आप जितने अमाउंट में मिला पाएँ वही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। अब किसी की ज़्यादा होगी और किसी की क्या होगी, कम होगी। उसी वाटर में अल्कोहल मिलाइए, उसी वाटर में चीनी मिलाइए, उसी वाटर में नमक मिलाइए ना, सबकी सॉल्युबिलिटी क्या सेम होगी, अलग अलग इनकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, क्योंकि सबका सॉल्वेंट के साथ सोल्यूट तब घुलता है जब वो इंटरेक्शन रखता है। तो कुछ ऐसे होंगे जो सोल्यूट, जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्वेंट है वो सोल्यूट के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन अगर रखता है तो ज़्यादा घुल जाएगा, कम इंटरेक्शन रखता है तो कम घुलने का काम करेगा, नहीं। तो ये सब बातें इस तरीके से होंगी। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ सोल्यूट ज़्यादा घुल जा रहे हैं और कुछ सोल्यूट कम घुल रहे हैं, अर्थात हमें कुछ फैक्टर पढ़ने होंगे। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो किसी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ज़्यादा घुलने के लिए फेवरेबल है या फिर कम घुलने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। तो हम लोग पर्टिकुलर नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन होगा, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, अर्थात फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, factor affecting the solubility of one substance into other substance तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस पे जाने पर अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डिटेल में इसको पढ़ेंगे। लेकिन मैंने अभी आपसे बोला कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर एक जैसा होना चाहिए, नहीं, ये एक फैक्टर होता है। अर्थात सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो सिमिलर हैं, अपोजिट नहीं है, तब वो ज़्यादा घुलेंगी। और जो सिमिलर बात है बाद में बात करेंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट। पोलर को पोलर में और नॉन पोलर को नॉन पोलर में घोलिए तो ज़्यादा घुलता है। दूसरा जो फैक्टर आता है हमारा, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस में कौन दूसरा फैक्टर देखिए टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो एक सब्सटेंस ज़्यादा सॉल्युबल या कम सॉल्युबल की सिचुएशन में फंसेगा, अर्थात टेम्परेचर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी एक सब्सटेंस की किसी दूसरे सब्सटेंस में सॉल्युबिलिटी को। तीसरा जो फैक्टर होता है हमारा प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अलग बात है, हम पढ़ेंगे सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का कोई बहुत महत्व तो नहीं रहता, लेकिन गैस के केस में तो प्रेशर ही डिपेंड करता है। और इसी प्रेशर के केस में ही प्रेशर के पर्टिकुलर मद्देनज़र या फिर कहिए प्रेशर की ही क्वांटिटी को लेकर के हम लोग हेनरी लॉ को पढ़ने का काम करते हैं। तो मैं देखिए क्या बताता हूँ। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू सॉल्युबल, अलग अलग सॉल्यूट की एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर घुलने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। ये बहुत सारे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। उसमें कई सारे सिचुएशन में एक बड़ा सिचुएशन है कि इंटरेक्शन होना चाहिए, नेचर होना चाहिए, पोलर का पोलर में, नॉन पोलर का नॉन पोलर में, नहीं। और सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, लैब पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहा जाता है जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस की आप सॉल्युबिलिटी किसी एक सॉल्वेंट में चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर फिक्स करिए, सॉल्वेंट का
अमाउंट फिक्स करिए और तब तक सॉल्यूट को मिलाइए जब तक वो सेचुरेटेड न हो जाता हो, और जिस समय वो सेचुरेटेड हो जाता हो और जितना सॉल्यूट आपने मिलाया उसको गिन लें, और गिनने के बाद आप बता दें 64 ग्राम मिलाया कि 70 ग्राम मिलाया, वही उसकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी एक मैथमेटिकल टर्म है, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं, नहीं, एक मैथमेटिकली हिसाब देने का काम करता है। सॉल्युबिलिटी, एबिलिटी टू सॉल्युबल, अर्थात कोई ज़्यादा घुलेगा कोई कम घुलेगा, अर्थात अमाउंट कितना घुलेगा ये भी बताओ ना। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन गिवन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। इट्स का मतलब उस सॉल्यूट की, उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग द, ये नेचर ऑफ सॉल्यूटेड सॉल्वेंट होगा, टेम्परेचर होगा और क्या होगा, प्रेशर होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग अब बात करने वाले हैं कि जो सॉल्युबिलिटी देखी जाएगी उसमें एक निर्धारित करना होगा कि हम सॉल्यूट कौन सा ले रहे हैं और सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं सॉल्यूट आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, सॉल्वेंट भी सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। तो हम लोग मेनली दो सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। पहला, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, जो सॉलिड होगा वो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, अर्थात लिक्विड सोल्यूशन के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। एक बार सॉलिड सॉल्यूट लेकर के, एक बार गैस सॉल्यूट को लेकर के, जो हमारा एनसीईआरटी का क्या है, कोर्स है। चलिए आज नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, जिसके अंदर आप साफ देख सकते हैं कि हमारा जो सॉलिड होगा वो सॉल्यूट की तरह इसमें बिहेव करेगा। सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट हम लोग लेके चलेंगे, और क्योंकि सोल्यूशन, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो सोल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड सोल्यूशन। तो हमारा जो लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट होगा इसमें, अर्थात सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, इसके अंदर देख करके चलेंगे। नहीं, जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, पानी में चूने को पानी में घोलते हैं, नहीं, नमक को पानी में घोलते हैं या चीनी को पानी में घोलते हैं, सभी सॉलिड इन ए लिक्विड की बात है। अब सॉलिड इन ए लिक्विड की जो पर्टिकुलर सॉलिड सॉल्यूट को जब लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस तरीके से देखी जाती है, कैसे घुलने का काम करता है, ये सभी बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, और उसके फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल में देखिएगा, दो हमें पर्टिकुलर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है डिसोल्यूशन क्या होता है, हम लोग बार बार इस टर्म का यूज करेंगे, या फिर कहिए मैं इस टॉपिक को इस टर्म से लिंक करके आगे की तरफ लेकर के जाऊंगा। फिलहाल में दोनों टर्म को समझ लेते हैं। देखिए डिसोल्यूशन क्या होता है। डिसोल्यूशन कुछ नहीं, जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, बीकर के अंदर आपने क्या ले लिया, पानी ले लिया, बीकर के अंदर इस तरह हम लोगों ने पानी ले लिया, और इस पानी के अंदर हम क्या मिलाने का काम करते हैं, कोई किसी न किसी प्रकार का सॉल्यूट मिलाने का काम करते हैं। तो ये सॉल्यूट और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो होता है इस सॉल्वेंट के अंदर जाता है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जाते समय घुलने का काम करेगा उसमें। सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, इसका मतलब साफ साफ हम एक ही बात लिखना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारा सॉल्यूट है और ये आपका अगर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, अगर ये सॉल्वेंट है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाने का काम करेंगे। देखिए क्या लिखा, व्हेन सॉल्यूट दैट इज सॉलिड होगा जो हमारा, डिजॉल्व इन सॉल्वेंट जो कि लिक्विड, अगर डिजॉल्व होता है तो इट डिस्पर्स विद इन द सॉल्वेंट, अर्थात पूरी तरीके से सॉल्वेंट में जाके फैल जाएगा, एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द सोल्यूशन। जाहिर सी बात है उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अब उस सोल्यूशन में बढ़ता चला जाएगा। जैसे चीनी को आप पानी में मिलाते हैं तो चीनी का अमाउंट पानी में बढ़ता चला जाता है, चीनी का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है विद इन द सॉल्वेंट, तो इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग इन द सोल्यूशन, इस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। अगर लास्ट में देखें तो सब कुछ एक आम बात है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालना है तो भाई जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन इस आम बात में एक खास बात यह निकल के आती है कि प्रोसेस, कोई भी नाम अगर आप प्रोसेस ले लेते हो तो कभी भी कोई सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता। प्रोसेस का मतलब है हो सकता है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है वो मल्टीपल स्टेप में भी कंप्लीट हो, नहीं। तो ओवरऑल मैं क्या काम करता हूँ, डिसोल्यूशन आप देख रहे हैं, सॉल्यूट लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, उसके अंदर जाकर के सॉल्युबल होता है, तो अंदर कौन सी ऐसी बात होती है जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाकर के घुल जाता है, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो होगा हमारा मल्टी स्टेप देखने को मिलेगा। अर्थात हम लोग आगे इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चर्चा मैं आपको अगर दिखाने का काम करूं, अगर हम लोगों ने मान लिया कि हमारा सॉल्यूट जो है वो ए है और जो सॉल्वेंट है हमारा बी है, इसका मतलब ए अगर सॉल्यूट है तो ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ए आपस में जुड़े होंगे, और बी अगर सॉल्वेंट है तो बी और बी आपस में जुड़े होंगे। बताइए सोल्यूशन जब बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, ए को किसके साथ जोड़ेंगे, ए को जोड़ेंगे बी के साथ, अर्थात एक सॉल्वेंट का पार्टिकल दूसरे सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ जुड़ेगा। ये तो तब होगा ना जब यह सॉल्यूट का पार्टिकल को तोड़ा जाए और ये ए में कन्वर्ट हो, ये ए में कन्वर्ट,
और इस सॉल्वेंट के पार्टिकल को बीच से तोड़ा जाए और एक इसमें कन्वर्ट हो, बी में कन्वर्ट हो और किस में कन्वर्ट हो, बी में, तब इस ए का इस बी के साथ और इस ए का इस बी के साथ इंटरेक्शन होगा, तब जा करके क्या बनेगा, हमारा सोल्यूशन बनेगा। तभी हम कह पाएंगे कि सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो चुका है। इसका मतलब बताइए ये स्टेप सिंगल है कि मल्टीपल, मल्टीपल स्टेप। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप सोल्यूट पार्टिकल की ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, दूसरा स्टेप ब्रेकिंग ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल और तीसरा स्टेप इंटरमिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस हमारा मल्टी स्टेप होता है। एक सिंपल सी डिफिनीशन। अब देखिएगा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब किसी चीज़ का सॉलिड के फॉर्म में हो जाना। क्रिस्टल उसी को बोलते हैं हम लोग, सॉलिड चीज़ों को कभी कभी क्रिस्टल के नाम से भी बुलाते हैं। नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमारा जो NaCl नमक घर के अंदर डब्बे के अंदर रखता है उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोला जा सकता है। अर्थात क्रिस्टल के फॉर्म में जो चीज़ें होती है उसको क्रिस्टलाइजेशन। लाइजेशन का मतलब एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रक्रिया हो रही है, इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। कोई चीज़ सॉलिड के फॉर्म में दिख जा रही है या कन्वर्ट हो जा रही है। देखिएगा क्या मतलब है इसका। देखिएगा ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के दौरान अभी जो अर्थात सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर हम लोग डाल रहे हैं, तो सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं, प्रोसेस कौन सा चल रहा है, डिसोल्यूशन। क्या होता है कि कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं, कुछ सम सोल्यूट पार्टिकल कोलाइड विद अदर सोल्यूट पार्टिकल, कुछ ऐसे सोल्यूट पार्टिकल होते हैं जो दूसरे सोल्यूट पार्टिकल के साथ टकराते हैं। जैसे नज़र आता है कि दोनों को ही एक ही कुर्सी चाहिए, तो एक सोल्यूट पार्टिकल जल्दी से वहाँ पहुँचता है, दूसरे को धक्का दे देता है, उसी को बोलते हैं टकराना ना। तो सम सोल्यूट पार्टिकल कोलाइड विद अदर सोल्यूट पार्टिकल एंड सेटल डाउन विद इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में नीचे की तरफ वो बैठ जाते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ समझिएगा। जैसे हम लोगों ने एक बीकर ले लिया, यहाँ पे मैं बना देता हूँ बीकर को, यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने एक बीकर ले लिया। इस बीकर के अंदर हम लोगों ने ये वाटर लिया, इस तरीके से वाटर लिया और इस वाटर के अंदर हम सोल्यूट मिलाने का काम करें, तो ये हमने ले लिया सोल्यूट। ये सोल्यूट इस तरीके से मिला रहे इस तरीके से सोल्यूट मिला रहे, इस तरह से यहाँ पे सोल्यूट मिला रहे इस तरीके से, तो ये आपका सोल्यूट इसके अंदर घुला हुआ है। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं जो आपस में टकरा करके नीचे की तरफ क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये मैं कुछ सोल्यूट ऐसे दिखा देता हूँ जो नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, कुछ सोल्यूट ऐसा दिखा देता हूँ जो नीचे की तरफ बैठे हुए हैं इस तरीके से। तो कुछ सोल्यूट पार्टिकल दूसरे सोल्यूट पार्टिकल के साथ कोलाइड करके नीचे की तरफ बैठ गए हैं और कुछ क्या कर गए हैं, घुल गए। इसका मतलब इसमें स्टेज कौन सी हो गई, स्टेज 2 हो गई। कुछ ऐसा स्टेज है जो डिजॉल्व है, कुछ ऐसा स्टेज है जो अनडिजॉल्व है। और यही बात क्या सेचुरेटेड में नहीं होती थी। सेचुरेटेड के केस में यही बात कहा जाता था कि अगर सोल्यूशन अपने सेचुरेटेड स्टेज पर होता है, देखिए कोई भी चीज़ हम ये कह रहे हैं ना कि सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जब उसमें पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर इतना सोल्यूट मिलाया जाए कि पूरी तरीके से वो घुल जाए। क्या हम इतना नाप जोक करके काम करते हैं? नहीं, कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है। इसका मतलब जब सोल्यूट को आप सॉल्वेंट में मिलाते हैं, सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाते भी हैं, तो अर्थात वो एब्सोल्यूट नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सोल्यूट होते हैं जो नीचे की तरफ बैठे रहते हैं। कोई चीज़ आइडियल नहीं हो सकती ना, तो परफेक्ट नहीं हो सकती कोई चीज़। तो वही बात हो रही है कि अगर ये सेचुरेटेड सोल्यूशन का स्टेज भी है तो उसके अंदर कुछ ऐसे सोल्यूट है जो डिजॉल्व हो गए और कुछ ऐसे जो होंगे जो अनडिजॉल्व हो जाएंगे, नीचे की तरफ क्या किए रहेंगे, बैठे रहेंगे। अर्थात वो जो पर्टिकुलर की सिचुएशन होती है कि कुछ सोल्यूट पार्टिकल जो नीचे की तरफ बैठे रहते हैं, उसी को पर्टिकुलर आप क्या बोल दीजिए, क्रिस्टलाइजेशन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्टिकुलर सॉलिड फॉर्म हो जा रहा है, क्योंकि ये तो इसमें घुले हुए हैं लिक्विड के साथ। जैसे पर्टिकुलर नमक अगर हमारा घुला हुआ है पानी के अंदर तो पूरी तरीके से डिजॉल्व है, वो दिख ही नहीं रहा। लेकिन अगर उसी में कुछ नमक अगर नीचे की तरफ बैठे हैं तो शीशे के ग्लास में आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो कुछ नमक दिखेंगे। तो कुछ नमक नहीं दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं वो डिजॉल्व है, जो दिख रहे हैं वो सॉलिड के फॉर्म में नीचे बैठे हैं, अर्थात वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में है। और एक ऐसी प्रक्रिया जो उस पर्टिकुलर नमक को नीचे की तरफ बैठा दे रही है, यदि क्रिस्टलाइजेशन। तो हमारा पर्टिकुलर इस प्रोसेस पर जब हम घोलने का काम करते हैं, कुछ सोल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं, कुछ नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, कुछ घुल जाते हैं, सिचुएशन सेचुरेटेड का आ जाता है घोलते घोलते, तो कुछ बैठे रह जाते हैं, कुछ घुले रह जाते हैं, अर्थात ये एक स्टेज तैयार हो जाती है। इस स्टेज पर एक बात कही जाती है, क्या बात कही जाती है समझिएगा। एनसीईआरटी ने बड़ा मन से समझाने का काम किया इसको, आप भी समझिएगा कैसे क्या करते हैं इसको। अंदर यहाँ पे हम लोगों ने सोल्यूट लिखा। आप जानते हैं कि जब सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाने का काम करते हैं, सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाने का काम करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है, हमारा सोल्यूशन। ये सिचुएशन सिंपली सोल्यूट को मिलाते चले गए, सॉल्वेंट के साथ क्या बना, सोल्यूशन बना, सोल्यूशन इस तरह से बन रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद जब सेचुरेटेड सोल्यूशन का स्टेज आ जाएगा तो उसमें कुछ डिजॉल्व होंगे, कुछ अनडिजॉल्व होंगे, अर्थात डिजॉल्व और अनडिजॉल्व के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। ये जो सोल्यूशन का स्टेज है कहीं ना कहीं ये डिजॉल्व का केस है। ये किसका केस है, ये डिजॉल्व का केस है। लेकिन जहाँ पर हमारा सोल्यूशन में से जो सोल्यूट साथ छोड़ दिया है सॉल्वेंट का, वो कौन सा केस है, ये अनडिजॉल्व का
ये अनडिजॉल्व जो नीचे की तरफ क्या किए रहे हैं, बैठे रहे हैं। तो कहा जाता है कि क्रिस्टलाइजेशन के स्टेज पर हमारा जो सोल्यूशन होता है एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और इस इक्विलिब्रियम का नाम लेते हैं हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम वो चीज़ कही जाती है जब हमारी रिएक्शन के अंदर समय के अनुसार कंसंट्रेशन में बदलाव ना हो। नो चेंज इन कंसंट्रेशन, नो चेंज, इक्विलिब्रियम क्या होता है, नो चेंज इन कंसंट्रेशन, नो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये 11th क्लास की बात है, उसमें और भी अच्छा आप डिफिनेशन वहाँ जा करके पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं समझाने के लिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, समय के अनुसार कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं होगा, समय के अनुसार बिल्कुल भी कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे पर्टिकुलर यहाँ पे हमारा ए है और यहाँ पे बी है, ए और बी आपस में मिल रहे हैं, तो मान लेता हूँ कि ये हमारा सी बन रहा है। नहीं, अगर ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो इसका मतलब ये है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है, इसका मतलब ये है कि ए और बी आपस में मिलकर के सी बना रहे हैं, अर्थात उसी समय सी टूट करके क्या बना रहा है, ए प्लस बी बना रहा है। अर्थात हम अलग अलग रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में इस चीज़ को पढ़ते हैं। नहीं, अर्थात कहने का मतलब है कि अब समय के अनुसार आप चेक करें। नहीं, शुरुआती दौर पर तो ऐसा लग रहा था कि ए और बी मिलकर के सी बन रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद हमारा सी ना ही बन रहा है और ना ही ए और बी घट रहा है। अच्छा, ए और बी अगर कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा नहीं, तो आप क्या आएंगे, ये तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन यकीन मानिए वो जो कांस्टेंट केस होगा उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। समय के अनुसार कंसंट्रेशन में बदलाव नहीं होगा, ना ही रिएक्टेंट का ना ही प्रोडक्ट का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये डायनेमिक शब्द कहाँ से आ गया। डायनेमिक का मतलब ये इक्विलिब्रियम बिल्कुल स्टैटिक नहीं है, अर्थात उस समय क्या हो रहा है, ए और बी आपस में कंबाइंड होकर के सी बना रहे हैं, लेकिन उसी समय सी ब्रेक कर जा रहा है और क्या बना रहा है, ए प्लस बी। उसी टाइम बिल्कुल इसी सिचुएशन को उठा करके यहाँ पे रखते हैं। देखिएगा, जैसे इस केस में हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर के क्या बना रहा है, सोल्यूशन बना रहा है, लेकिन उसी समय सॉल्यूशंस के अंदर कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो टूट करके फिर से सोल्यूट और सॉल्वेंट बना दे रहे हैं, अर्थात सोल्यूट बना दे रहे हैं, सॉल्वेंट से अलग कर दे रहे हैं। कैसे समझिएगा, जैसे हमने कहा कि ये इस तरह से स्टेज है, ये पानी है हमारा, ये पानी है, इस तरह से कोई एक पार्टिकल हमने मान लिया यहाँ पर है, और एक पार्टिकल ऐसा है जो हमारा डिज़ोल्व है। नहीं, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल डिज़ोल्व है। अगर हमने इस तरह से मान लिया कि हमारे यहाँ पर 5 पार्टिकल डिज़ोल्व है, 1 2 3 4 और ये माना 5, और 5 पार्टिकल ऐसे जो हैं जो नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये हमारा डिज़ोल्व केस, सॉरी ऊपर वाला डिज़ोल्व केस और नीचे वाला अनडिज़ोल्व केस, दोनों के बीच में है पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम में डायनेमिक शब्द का मतलब समझिएगा। डायनेमिक का मतलब ये है कि समय के अनुसार ये भी 5 रहेंगे, समय के अनुसार ये भी 5 रहेंगे, अर्थात बाहर से आप देखेंगे कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, अर्थात एक समय में ऐसा नजर आएगा कि जैसे पर्टिकुलर एक सोल्यूट पार्टिकल यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठने के बाद ये पोजीशन ले लेगा इसकी, उसी समय जो यहाँ पे प्रेजेंट था वो नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जगह तो है नहीं ना, इसमें जितना घुलना था उतना घुल चुके हैं, सेचुरेटेड सोल्यूशन की स्टेज है। तो इसका मतलब अगर जो घुले नहीं है, अगर उनको घुलना है तो जो एक पार्टिकल घुला हुआ है उसको क्या आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। उसी समय देखिए अब भी हमारा 1 2 3 4 और ये मैंने बना लिया 5, ठीक है, 5 ये भी 5 रहेंगे और ये भी क्या रहेंगे, 5 रहेंगे। उसी समय अगर ये वाला पार्टिकल यहाँ आना चाहता है तो ये वाला पार्टिकल यहाँ जाएगा और ये यहाँ पोजीशन ले लेगा, इसकी पोजीशन कौन ले लेगा, यहाँ ले लेगा। अर्थात पर्टिकुलर सोल्यूट और सॉल्वेंट, और यहाँ पर ना ही इसका कंसंट्रेशन बदलेगा ना ही इसका कंसंट्रेशन बदलेगा, अर्थात दोनों का कंसंट्रेशन समय के अनुसार चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सोल्यूशन बनाएंगे, तो उसी समय से सोल्यूशन में से एक पार्टिकल उठ के कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ, सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये क्या, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, अर्थात सिंपल सी बात है, आप याद रखिएगा क्रिस्टलाइजेशन स्टेज पर हमारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक डिजॉल्व पार्ट, एक अनडिजॉल्व पार्ट, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। हमें से पर्टिकुलर एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12th क्लास की एक बात पूछती है, वो कहती है कि सेचुरेटेड सोल्यूशन के स्टेज पर जो है इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। सेचुरेटेड सोल्यूशन के स्टेज पर डिजॉल्व पार्ट में और अनडिजॉल्व पार्ट में एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। बताइए किसके किसके बीच में होता है, तो याद रखिएगा सेचुरेटेड सोल्यूशन के स्टेज पर जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है वो क्रिस्टलाइजेशन और डाइल्यूशन के बीच में, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन और डाइल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। सही है क्या, तो एट पर्टिकुलर सेचुरेटेड सोल्यूशन द इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज बिटवीन डाइल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि ये जो सोल्यूशन का पार्ट है क्या है, डाइल्यूशन,
और सोल्यूशन से छूट करके सॉल्यूट अगर नीचे की तरफ बैठ गया तो ये किसका पार्ट है, क्रिस्टलाइजेशन। तो इधर की तरफ डाइल्यूशन, इधर की तरफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इधर से ए एरो को फॉलो करें तो डाइल्यूशन और इस एरो को फॉलो करें तो क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डाइल्यूशन, इधर से इधर डाइल्यूशन हो रहा है और इधर से इधर क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन। ये जो लिखा है क्रिस्टलाइजेशन, नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिएगा, ऊपर डाइल्यूशन नीचे क्रिस्टलाइजेशन, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। नहीं तो इस तरीके से पर्टिकुलर हमारा पार्ट होता है। अब देखिएगा हमारा जो डाइल्यूशन प्रोसेस है ये हमारा कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, हमने अभी बात किया था 3 स्टेप में, और वो कैसे कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिएगा, चलिए बच्चों, हम लोगों ने देखा कि सॉल्वेंट के अंदर जब सोल्यूट को मिलाते हैं तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन उस सॉल्वेंट के अंदर धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसी प्रोसेस को या इसी घटना को आप क्या बोलने का काम करते हैं, डिसोल्यूशन बोलने का काम करते हैं। फिर आपने कहा कि ये हो सकता है कि सिंगल स्टेप में कुछ चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको किस फॉर्म में मिलेंगी, मल्टी स्टेप में मिलेंगी। तो हमारा जब कभी भी किसी सॉलिड सोल्यूट को आप किसी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो 3 स्टेप में उसकी बातें कंप्लीट होती हैं। देखिएगा 3 स्टेप में बातें कंप्लीट होती हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है सेपरेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल होता है, दूसरा वाला जो स्टेप होता है सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होता है, और तीसरा स्टेप आप जानते ही हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग या इंटरेक्शन आप बोल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कैसे बात होती है, सेपरेशन का मतलब पहले सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्यूट पार्टिकल के बीच का बॉन्ड टूटेगा, फिर सॉल्वेंट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच का बॉन्ड टूटेगा, फिर तीसरे वाले स्टेप में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इनके और इनके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तभी तो बोला जाएगा इंटरमिक्सिंग। नहीं, जैसे हम लोगों ने बात किया, अगर हमने ए सॉल्यूट ले लिया, ए सॉल्यूट आपने ले लिया, अगर हमने ए सॉल्यूट ले लिया तो बीकर के अंदर इस तरीके से कुछ ए और ए इंटरेक्शन होगा, ए और ए अर्थात सॉल्यूट आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, ए और ए आपस में इस तरीके से। नहीं, और यहाँ पर हम लोगों ने अगर आपका बी सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, कोई भी बी सॉल्वेंट, तो उसके अंदर सॉल्वेंट भी आपस में जुड़े होंगे बी और बी के फॉर्म में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, कोवलेंट होगा, किसी भी प्रकार का होगा, अलग बात है, जुड़े होंगे ना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से। तो अगर आपको यहाँ पर इंटरमिक्सिंग करना है, ए को बी के साथ मिलाना है, अर्थात आप इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में मिलाएंगे, क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, उसी को बोल रहे हैं हम लोग क्या, इंटरमिक्सिंग। तो पहले हमको सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट करना होगा। सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट करने का मतलब ए और ए के बीच में जो भी बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड को तोड़ना होगा। और आप जानते हैं किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी। अपने आप तो नहीं टूट सकता ना, हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसी को बोलेंगे, अर्थात उस एनर्जी से क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो बोलेंगे एक ऐसी एनर्जी जो बॉन्ड तोड़ने के लिए यूज हो रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हमें उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितने हिसाब से बॉन्ड क्या कर जाए, टूट जाए। अब सोचिए अगर ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड अगर वीक है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, वो बात की बात है ना। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ओवरऑल इस बॉन्ड को आप तोड़ेंगे, ए अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बना दिया, फ्री रेडिकल मान लीजिए बन गया। और यहाँ पर हमने कहा कि बी और बी है तो बी और बी को भी आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर बी बन गया फ्री रेडिकल के साथ, यहाँ पर बी बन गया मतलब एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन के साथ, इस तरह से, ठीक है। तो बी और बी अलग हो गया, ए और ए अलग हो गया। अब हो सकता है ए बी के साथ इंटरेक्शन करके क्या कर ले, इंटरमिक्सिंग कर ले ए बी के साथ, लेकिन फिलहाल में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिएगा, बताइए ए और ए को तोड़ने में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई कि एनर्जी रिलीज हुई, तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, हमें इसे एनर्जी देना पड़ा, इसने एनर्जी को लिया होगा तब ये बॉन्ड टूटा हुआ है। तो इस केस में क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो मैं लिख सकता हूँ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। और बताइए कहीं पर भी अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है या एनर्जी हमें देनी पड़ रही है बाहर से, इसका मतलब वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, वो प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो बॉन्ड डिसोसिएशन क्या हो गया हमारा, एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इसको देना पड़ रहा है ना। यहाँ पर भी क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर भी हमने लिखा एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब। ये भी प्रोसेस कैसा होगा हमारा, एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इंटरमिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। अर्थात अब जो ए टूट चुका है, बी टूट चुका है, अब ए और बी आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, 11th क्लास की एक बात है कि कोई चीज़ अगर दोनों आपस में जुड़ती है
फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन बोला जाएगा नहीं। और किसी भी प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन बोला जाता है कि स्टेटमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जगह नहीं है यहाँ पे मैं नोट पॉइंट लिखता, क्या लिखता, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, फिर लिखता ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज। तो पर्टिकुलर अगर आप कॉपी लेके पढ़ रहे हैं तो लिखिए यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन विच या ड्यूरिंग दिस एनर्जी इज रिलीज। और वो किसी भी प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग, चाहे वो वीक, हाइड्रोजन, वंडरवाल, किसी भी प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन, उसमें एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो बताइए एनर्जी रिलीज होगी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अर्थात यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर हमारा बी आएगा, इनके बीच में अर्थात बॉन्ड बनेगा। अर्थात ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है और किसी भी प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर हमारी क्या होगी, एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी निकलने का काम करेगी। लेकिन अब पर्टिकुलर देखिएगा, ये वाला स्टेप तो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन को होगा, यहाँ पे एनर्जी क्या करेगी, निकलेगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये उठती है, हमसे क्वेश्चन ये पूछता है, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस बताइए अब एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। चलिए, इसका मतलब देखिएगा, दो स्टेप के अंदर एनर्जी देनी पड़ रही है, एक स्टेप के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है नहीं। तो पूरा जो डिसोल्यूशन प्रोसेस हमारा है, पूरा जो डिसोल्यूशन प्रोसेस, यहाँ से मैं जोड़ूँ इसको, तो पूरा जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। जैसे मैं पूछूं कि शुगर का वाटर के अंदर डिसोल्यूशन अगर किया जा रहा है तो बताइए एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो उससे आप अगर कुछ ना जानते हो तो पहले कहिए एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। इट मे बी एक्सोथर्मिक या इट मे बी एंडोथर्मिक। अब वो कैसे डिपेंड करेगा, बोलिएगा कैसे। देखिए, जो एनर्जी अपने आप मिल रही है उसको एक्सोथर्मिक बोल दिया, जो रिलीज हो रही है वो अपने आप मिल रही है। लेकिन कुछ एनर्जी आप क्या कर रहे हैं, इसको बाहर से देने का काम कर रहे हैं। तो देखिएगा कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर आपको बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपने दिया, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपने दिया, अगर वो अधिक हो जाती है रिलीज्ड एनर्जी से, जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, जैसे बीकर बना दिया, यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है, अगर रिलीज एनर्जी कम है, दिया गया हमको ज़्यादा देना पड़ा तोड़ने के लिए, यहाँ एनर्जी हमारा ज़्यादा खर्चा हो गया, यहाँ एनर्जी कम निकल रही है, इसका मतलब ओवरऑल हमें देना पड़ा, लॉस हुआ हमारा ना। अर्थात ये खुद दे रहा है और हमको क्या करना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है, तो हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ, बेनिफिट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है और एनर्जी कम रिलीज हो रही है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन कम हो रही है, तो उस प्रकार का प्रोसेस आपका क्या बोला जाएगा, एंडोथर्मिक बोला जाएगा। वो प्रोसेस कैसा है, ओवरऑल एंडोथर्मिक है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा, बॉन्ड तोड़ने के लिए कम रिलीज हुआ, तो वो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। इसका सीधा एग्जांपल पर्टिकुलर हम देखते हैं, जब आप चीनी ले लीजिए, चीनी को पानी में घोलिए। अगर आप एक नॉर्मल पानी लेकर के खुद थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में अगर आप थोड़ा सा चीनी घोल दें, तो आप देखेंगे बीकर के बाहर या फिर उस ग्लास को जो पकड़ेंगे थोड़ा सा ठंडा ठंडा आपको फील होने लगेगा, अर्थात उसका टेम्परेचर घट जाता है। तो आप कहेंगे तो हमने तो हीट उट करने का काम किया नहीं, तो कैसे टूटा, कैसे। तो यह यकीन रखिएगा कि जब चीनी को उस पानी में मिलाते हैं तो चीनी अपने आप को तोड़ने के लिए उस पानी और उस ग्लास का जो टेम्परेचर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। नहीं, पानी और ग्लास का टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती है, चीनी टूट जाती है और पानी उसको जगह देता है। पानी के भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं इन दोनों के अंदर। तो पर्टिकुलर इस केस में वो जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा चीनी का पार्टिकल, सॉल्वेंट का पार्टिकल, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, कूलनेस आ जाएगी, ठंडा ठंडा लगेगा ना। तो ये पर्टिकुलर केस होता है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, अर्थात ये प्रोसेस कैसा होगा, हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। सही है क्या। इसी तरीके से आप देखते होंगे जब चूने को पानी में मिलाया जाता है तो एनर्जी अपने आप निकलती है, नहीं, वहाँ पर कुछ देने होने की ज़रूरत नहीं। अर्थात वो केस ऐसा होता है जिसमें हमें बाहर से, अर्थात उस रिएक्शन में एनर्जी कुछ ज़्यादा मिलती है और बाहर से कम देनी पड़ती है। अर्थात यही केस अगर उल्टा हो जाए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, अगर मैं इसको मिटा दूँ, थोड़ा सा एंडोथर्मिक को मिटा दूँ और इस एरो को कुछ इस तरह दिखा दूँ कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो अगर ज़्यादा मिल जाए, ये हमको ज़्यादा मिल जाए और इसमें हमें कम देना पड़े, तो इस प्रकार का प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एक्सोथर्मिक। इसका मतलब बात समझिएगा, हमारा जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और
एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी दी गई और जो बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज हुई उनके बीच का डिफरेंस कैसा है। अगर बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगी और रिलीज कम हुई, इसका मतलब हमें ज़्यादा देना पड़ा, प्रोसेस एंडोथर्मिक। अगर बॉन्ड बनने में एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो गई और तोड़ने में कम लगी तो हिसाब से प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। हमें प्रॉफिट होने का काम किया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक बार तेज़ी से कंक्लूड कर देता हूँ। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड में जाता है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। कैसे कैसे वो डिजॉल्व होता है उस वाटर के अंदर, ये हमने समझने का काम किया। उसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। इसके अंतर्गत सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होगा, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो प्रोसेस एंडोथर्मिक। यहाँ पर भी इसको तोड़ना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। लेकिन फिर मैंने कहा कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल आपस में मिलेंगे तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और किसी भी प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें हमारी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इस केस में हमारी एनर्जी रिलीज होती है, इस नाते हम लोग लिख सकते हैं एक्सोथर्मिक। इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक, ये लिखा हमने एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें एनर्जी रिलीज हो गई। लेकिन ओवरऑल उस पर्टिकुलर सॉलिड का उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ये डिपेंड करेगा इन दोनों प्रोसेस की एनर्जी रिलीज और एनर्जी रिक्वायर्ड पर। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि किस तरीके से डिसोल्यूशन प्रोसेस को एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही पानी में पर्टिकुलर डाला जाएगा तो बताइए एनर्जी क्या करेगी, उसमें रिलीज। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि एनर्जी ज़्यादा मिल रही है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम दी गई और ज़्यादा मिल रही है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फालतू नहीं जाने देंगे। जब आप पर्टिकुलर पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड में फैक्टर अफेक्टिंग का, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ेंगे टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर के फैक्टर पर हम ये देखने का काम करेंगे कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉलिड का लिक्विड के अंदर सॉलिबिलिटी बढ़ेगी कि सॉलिड का लिक्विड के अंदर सॉलिबिलिटी घटेगी। इन पर्टिकुलर बातों को क्या करेंगे, देखेंगे। सही है क्या? तो चलिए पर्टिकुलर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। इन सारे कॉन्सेप्ट को आप फिर से रिक्वायर्ड अमाउंट में या पे पर्टिकुलर देख लें कि आपको आ जाए पूरी तरीके से ना। इतना एक्सप्लेनेशन ना आए लेकिन थोड़ा बहुत हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जिससे हम लोग आगे की तरफ और अच्छे को क्या कर पाएँ, समझ पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी सॉलिबिलिटी को उठाएंगे, सॉलिड इन लिक्विड, लेकिन लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करने का काम करते हैं। चलिए, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, थैंक यू।